अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये प्लांट टिश्यू कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन जो है बेसिकली ये एक टेक्निक होती है प्लांट सेल को प्रिजर्व करने की। ठीक है, ये व्हाट इज़ क्रायो प्रिजर्वेशन, ये एक टेक्निक है। ठीक है ना, किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? प्रिजर्व करने के लिए प्लांट सेल को। हाउ? तो यहाँ पे क्रायो वर्ड यूज़ हो रहा है, तो क्रायो हमें पता है फ्रोज़न स्टेट से रिलेट है। ठीक है, किस चीज़ को? फ्रीज़ करने में। ठीक है ना, फ्रीजिंग से ये रिलेट है, बर्फ़ से ये रिलेट है। ठीक है ना, तो ठंडी चीज़ों से रिलेट करता है क्रायो। तो प्रिजर्वेशन कहते हैं हम प्रोटेक्ट करना, तो फ्रीजिंग स्टेट पे किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पे बात हो रही है, हम प्लांट टिश्यू कल्चर में हम पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब है कि प्लांट सेल को प्रिजर्व करना किस स्टेट में? इन फ्रोज़न स्टेट। It is a technique of preserving plant cell in frozen state using liquid nitrogen। तो obviously आपने फ्रीज़ करना है चीज़ को, तो किसी चीज़ की हेल्प से ही फ्रीज़ करना होगा। तो यहाँ पे जो फ्रोज़न के लिए चीज़ यूज़ हो रही है वो हो रही है हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो है हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन। तो टेम्परेचर जो यहाँ पे यूज़ होगा वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ होता है, और इस टेम्परेचर की हेल्प से सेल जो है वो कम्प्लीटली इनएक्टिव स्टेट में रहता है। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि जब सेल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता बहुत कम टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है सेल को, तो क्या होता है कि सेल अपनी जो है वो एक्टिविटीज़ उसको इनएक्टिव कर देता है। ठीक है ना, अपनी एक्टिविटीज़ को बंद कर देता है और एक स्टेट के अंदर चला जाता है जिसको हम कहते हैं कि वो सेल की इनएक्टिव स्टेट है। ठीक है, हमें पता है कि इनएक्टिव स्टेट में जाता है वेरी लो टेम्परेचर से एक्सपोजर के साथ, और अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया जाए सेल को, तो सेल चले जाता है किसके? डीनेचर स्टेट के अंदर, क्योंकि इंजाइम्स जो हैं वो वर्किंग करना छोड़ देते हैं। इंजाइम्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर जो होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो डीनेचर हो जाता है। ठीक है ना, तो अगर इनएक्टिव स्टेट, अगर हम बात करें ज़्यादा फ्रोज़न स्टेट की, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर अगर प्रोवाइड किया जाता है, तो वो जो है होते हैं इंजाइम जो अपनी एक्टिविटीज़ छोड़ देते हैं। ठीक है, और साइटोप्लाज्म जो है वो भी जमना शुरू हो जाता है। तो इनएक्टिव स्टेट के अंदर सेल चला जाता है, और इनएक्टिव स्टेट में इसको बहुत लॉन्ग पीरियड तक कंजर्व किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं क्रायो प्रिजर्वेशन के हमारे पास। हियर आर सम स्टेप्स, हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल। तो इसको हम नाम देते हैं स्टेप 1 का। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। क्लियर? तो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल में हम क्या देखते हैं कि कोई भी टिश्यू प्लांट से लिया जाता है। ठीक है, जिस तरह के वो हमारे पास हो सकता है एनी टिश्यू फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, तो कोई भी टिश्यू हो सकता है, तो वो टिश्यू हमारे पास हो सकता है मेरिस्टम, ये हम प्लांट से लेते हैं। ठीक है ना, जिसको आपने प्रिजर्व करना है। ठीक है ना, जिसको आपने जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए कंजर्व करना है, तो वो ये टिश्यू हम लेते हैं प्लांट से। इसके अंदर कोई भी मेरिस्टम हो सकता है, उसका ओव्यूल हो सकता है, उसका प्रोटोप्लास्ट हो सकता है, और एम्ब्रियो हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद स्टेप 2 में इन टर्म्स को इसलिए नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही बिकॉज इट इज़ द टॉपिक ऑफ एमएससी। ठीक है ना, एमएससी में आपको मेरिस्टम का भी पता होना चाहिए, ओव्यूल का भी पता होना चाहिए, प्रोटोप्लास्ट और एम्ब्रियो का भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, दैट्स वाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग हियर कि आपको इसका पता होना चाहिए। ये बहुत ही एक बेसिक टर्म्स हैं, तो ये मैंने खुद भी इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में जाके इनको बहुत डिटेल के साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप 2 है हमारे पास स्टेप 2, ऐड क्रायो प्रोटेक्टेंट। ठीक है, इसके अंदर
क्रायो प्रोटेक्टेंट्स को ऐड करो, ठीक है। तो सीवरल क्रायो प्रोटेक्टेंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है ना, प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपने क्यों यूज़ किए हैं इसको क्रायो प्रोटेक्टेंट को, क्योंकि फ्रीजिंग टेम्परेचर से क्रायो इंजरी भी हो सकती है, तो प्रिवेंट करने के लिए। तो व्हाट इज़ दी मेन पर्पस ऑफ यूजिंग दीज क्रायो प्रोटेक्टेंट्स टू प्रिवेंट क्रायो इंजरी मतलब कि फ्रीजिंग की वजह से जो इंजरी होती है प्लांट के अंदर, उससे प्लांट को बचाने के लिए हम यहाँ पे सीवरल क्रायो प्रोटेक्टेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो क्रायो प्रोटेक्टेंट यूज़ हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है DMSO। क्रायो प्रोटेक्टेंट नंबर 1 है DMSO। इसको हम कहते हैं डायमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ठीक है, डायमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ठीक है। ये क्रायो प्रोटेक्टेंट नंबर 1 है। क्रायो प्रोटेक्टेंट नंबर 2 है हमारे पास ग्लिसरॉल। पहला क्रायो प्रोटेक्टेंट है ये, दूसरा है ग्लिसरॉल। और क्रायो प्रोटेक्टेंट नंबर 3 हमारे पास कौन सा है, वो है हमारे पास सर्बिटोल। क्लियर, दैट्स सर्बिटोल, ठीक है। तो क्रायो प्रोटेक्टिव कंपाउंड अपने स्ट्रक्चर के अंदर भी डिफरेंट होते हैं, अपने मोड ऑफ एक्शन में भी ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे ये अपने स्ट्रक्चर के अंदर और मोड ऑफ एक्शन के अंदर, ये भी अपने स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम इनके मोड ऑफ एक्शन देखते हैं थोड़ा सा। DMSO, ठीक है, 1 बाय 1 इनको देखेंगे। ग्लिसरॉल, तो मैं सबको पहले लिख देती हूँ, ठीक है, और आज जो है वो बताती हूँ आपको, ठीक है ना, एक एक पॉइंट इनका बता देती हूँ। तो अगर हम बात करें डायमिथाइल सल्फोक्साइड की, तो ये क्या होता है हमारे पास, ये पेनिट्रेट कर जाता है सेल के अंदर, बहुत क्विकली पेनिट्रेटिंग है, ठीक है, क्विकली पेनिट्रेट। अच्छा, ग्लिसरॉल की अगर हम बात करें तो ग्लिसरॉल जो है वो स्लोली इंटर करता है सेल के अंदर, स्लोली इंटर सेल, ठीक है। और थर्ड है हमारे पास सर्बिटोल। सर्बिटोल जो है ये या तो सेल के अंदर जो सर्बिटोल है, सॉरी, हमारे पास ये सेल के अंदर कभी भी इंटर नहीं होता, मे नॉट इंटर सेल एट ऑल। कभी भी किसी भी जो है वो कंडीशन में ये सेल के अंदर सर्बिटोल इंटर नहीं करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें डायमिथाइल सल्फोक्साइड की, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ना क्रायो प्रोटेक्टेंट है, और ये ऑलमोस्ट 5 to 10% इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके थर्ड स्टेप की, जो कि है फ्रीजिंग स्टेप। तो यहाँ पे हम फ्रीजिंग की बात करते हैं। थर्ड स्टेप, स्टेप 3 क्या है ये, फ्रीजिंग। क्लियर, यहाँ पे अब फ्रीजिंग की बात हो रही है, तो इसके अंदर ना 4 टाइप की फ्रीजिंग होती है, ठीक है। हम 1 बाय 1 उनको देखते हैं। एक है स्लो फ्रीजिंग, क्लियर। बी है हमारे पास रैपिड फ्रीजिंग, क्लियर। सी है हमारे पास स्टेप वाइज फ्रीजिंग, क्लियर। और डी है हमारे पास यहाँ पे 4-1 ड्राई फ्रीजिंग, ठीक है। तो अब हम 1 बाय 1 फ्रीजिंग वाले जो है टॉपिक, इसको पॉइंट को सॉरी कवर करते हैं यहाँ पे। तो अगर बात की जाए स्लो फ्रीजिंग की यहाँ पे, ठीक है ना, तो हम स्लो फ्रीजिंग की यहाँ पे अगर बात करें तो टिश्यू या फिर प्लांट मटेरियल जो होता है इसका, जो स्लो फ्रीजिंग में यहाँ पे लिख लेती हूँ, स्लो फ्रीजिंग, क्लियर। तो अगर हम इसकी बात करें तो टिश्यू और प्लांट मटेरियल स्लोली फ्रीज करता है, ठीक है ना, बहुत स्लोली फ्रीज करते हैं टिश्यू
और प्लांट का मटेरियल जो होता है, ठीक है। और बहुत लो कूलिंग रेट पे ये फ्रीज़ करते हैं, फ्रीज़ एट लो कूलिंग रेट। कितना वो कूलिंग रेट होगा हमारे पास? 0.5 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये फ्रीज़ करेंगे मिनिमम, ठीक है। और 0.5 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये फ्रीज़ करना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो प्लांट मटेरियल जो होता है ये स्लोली फ्रीज़ करेगा और 0.5 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू -100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि वाटर जो होता है ना वो सेल से बाहर जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। और वाटर जो होता है वो सेल के अंदर फ्रीज़ नहीं करता है, ठीक है, और बाहर जाना शुरू हो जाता है। और बाहर जाके ये हमारे पास सेल था, ठीक है, वाटर ने बाहर जाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो बाहर जाके वाटर ने यहाँ पे फ्रीज़, जो मैं स्टार्स बना रही हूँ ये फ्रीज़ वाटर है, ठीक है। वाटर ने बाहर जाके एक्स्ट्रा सेलुलर आइस की फॉर्मेशन करनी शुरू कर दी है, ठीक है। और अंदर नहीं फ्रीज़ करेगा, बाहर जाके फ्रीज़ करेगा इसके अंदर। दूसरा है हमारे पास रैपिड फ्रीजिंग, ठीक है। सेकेंड वन इज़ रैपिड फ्रीजिंग। पॉइंट देखें हम, पहले में तो एक्स्ट्रा, जो स्लो फ्रीजिंग में एक्स्ट्रा सेलुलर आइस फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब रैपिड में हम देखते हैं कि क्या होता है इसमें। तो टेम्परेचर जो होता है इसमें रिड्यूस होना शुरू हो जाता है -30 से। टेम्परेचर स्टार्ट इन रैपिड फ्रीजिंग में टेम्परेचर स्टार्टेड टू रिड्यूस फ्राम -300 डिग्री सेंटीग्रेड टू -1000 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान, ठीक है। और ये मिनिमम के टेम्परेचर इसके अंदर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि सेल के अंदर ही आइस क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये सेल है, ये रैपिड फ्रीजिंग में बता रही हूँ आपको। इसके अंदर ही आइस क्रिस्टल, जो स्टार्स बना रही हूँ, ये आइस क्रिस्टल्स बन रहे हैं। तो सेल के अंदर ही आइस क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं रैपिड फ्रीजिंग में। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होता है, इंट्रासेलुलर आइस फॉर्मेशन, इंट्रासेलुलर आइस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आइस क्रिस्टल जो होते हैं सेल के अंदर बनते हैं। और क्या होता है कि ये कौन से सेल के अंदर मोस्टली होगा, शूट की टिप के अंदर या फिर सोमैटिक एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। आइस क्रिस्टल फॉर्म्ड विदन दी सेल ईजी विदन शूट टिप और सोमैटिक एम्ब्रियो के अंदर आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, थर्ड अब हम देखते हैं स्टेप वाइज फ्रीजिंग। व्हाट इज स्टेप वाइज फ्रीजिंग? स्टेप वाइज फ्रीजिंग, तो स्टेप वाइज फ्रीजिंग क्या है हमारे पास? तो कम्बिनेशन जो होता है स्लो फ्रीजिंग का और रैपिड फ्रीजिंग यानी फास्ट फ्रीजिंग का जो कम्बो है ना हमारे पास, वो क्या है, स्टेप वाइज फ्रीजिंग। तो ये किन के लिए होता है? बर्ड्स के लिए, ठीक है, शूट एपेक्स के लिए, ठीक है। और उसके अलावा सस्पेंशन कल्चर में जो होता है ये रैपिड फ्रीजिंग और स्लो फ्रीजिंग का कम्बिनेशन जो होता है वो यूज़ होता है, ठीक है। और कम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो इस कम्बिनेशन को हम कहते हैं स्टेप वाइज फ्रीजिंग, ठीक है। और एट द एंड है हमारे पास ड्राई फ्रीजिंग, ठीक है। पॉइंट डी है हमारे पास, बल्कि इसी को मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ड्राई फ्रीजिंग, ठीक है। तो ड्राई फ्रीजिंग के अंदर क्या होता है कि नॉन जर्मिनेटेड, जो ड्राई फ्रीजिंग का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नॉन जर्मिनेटेड ड्राई सीड्स सर्वाइव कर जाते हैं। नॉन जर्मिनेटेड ड्राई सीड्स सर्वाइव, इसमें नॉन जर्मिनेटेड ड्राई सीड बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। बेटरली सर्वाइव एट दी लो फ्रीजिंग, ठीक है। तो ये ड्राई फ्रीजिंग के प्रोसेस से ही ये जो है वो ड्राई सीड्स वगैरह जो होंगे ये सर्वाइव कर जाएंगे, क्लियर। तो उसके बाद डिहाइड्रेटेड सेल्स जो होते हैं ना, ये भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं
इसके अंदर क्रायो प्रिजर्वेशन में, ठीक है। तो स्टेप 4 की अब हम यहाँ पे बात करते हैं। 4 पॉइंट है हमारे पास, स्टेप 4, ठीक है। तो स्टेप 4 के अंदर होती है स्टोरेज, क्लियर। यहाँ पे हम स्टोरेज करेंगे तो फ्रोज़न कल्चर टिश्यूज़ को मेंटेन किया जाता है बहुत थोड़े टेम्परेचर में स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो वो टेम्परेचर होगा हमारे पास -70 डिग्री सेंटीग्रेड टू -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, स्टोरेज के लिए। तो आइडियल स्टोरेज जो की जाती है वो लिक्विड नाइट्रोजन में की जाती है। आइडियल स्टोरेज, अगर आपने आइडियल स्टोरेज करवानी है तो वो की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि लिक्विड फेज़ की नाइट्रोजन और वेपर फेज़ की दोनों ही यूज़ की जाती हैं। और तो लिक्विड फेज़ अगर हम करेंगे यूज़, ठीक है, तो ये होगा -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। और अगर वेपर फेज़ पे करेंगे स्टोर तो ये होगा हमारे पास -150 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टेप 5 देखते हैं, थॉइंग। स्टेप 5 है हमारे पास थॉइंग, ठीक है। ये है स्टेप 5, क्लियर है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ना जो फ्रोज़न सैंपल है ना उसको वार्म वाटर के अंदर भिगो के, ठीक है ना, उसको वार्म वाटर के अंदर भिगो के 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रोज़न सैंपल को नॉर्मल फार्म के अंदर आप ला सकते हैं वार्म वाटर के अंदर भिगो के, ठीक है। तो स्टेप 6 है हमारे पास रीकल्चरिंग, ठीक है, रीकल्चर, क्लियर है। तो इसके अंदर क्या होता है कि प्रिजर्व मटेरियल को बहुत दफ़ा वॉश किया जाता है, ठीक है, टू रिमूव वॉश किया जाता है, ठीक है, वॉश किया जाता है मटेरियल को। कौन सा मटेरियल है? प्रिजर्व वाला, ठीक है ना। प्रिजर्व मटेरियल को बहुत दफ़ा वॉश किया जाता है ताकि रिमूव किया जा सके क्रायो प्रोटेक्टेंट, जो उसके ऊपर क्रायो प्रोटेक्टेंट प्रोवाइड किए गए हैं उसको रिमूव किया जा सके। फिर इस मटेरियल को रीकल्चर किया जाता है, रीकल्चर किया जाता है। रिमूव करवाने के बाद उसकी रीकल्चरिंग करते हो आप। रीकल्चर कहाँ पे करते हो उसको? फ्रेश मीडियम के अंदर, ठीक है, एक बहुत ही फ्रेश मीडियम के अंदर जो आपने तैयार किया है खुद, उसके अंदर आप या फिर बाज़ार से लिया है उसके अंदर आप उसको रीकल्चर करवाते हो, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्टेप 7, रीकल्चरिंग भी होगी इसके अंदर होगा। स्टेप 7 के अंदर, ये स्टेप 6 था, ठीक है ना, 6 नंबर स्टेप है ये। तो स्टेप जो 7 है इसके अंदर आप प्लांट की रीजनरेशन करवाते हो। प्लांट की रीजनरेशन की अब हम यहाँ पे बात करते हैं, रीजनरेशन। तो अब क्या करते हैं, प्लांट रीजनरेशन यहाँ पे की जाती है, ठीक है, रीजनरेशन, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया। प्लांट रीजनरेशन में क्या किया जाता है कि वायबल सीड जो होता है हमारे पास, टिश्यू होगा या फिर सेल होगा, ठीक है ना, वायबल सीड, टिश्यू और सेल, ठीक है, इसको सूटेबल इन्वायरमेंट के साथ प्रोवाइड किया जाएगा ताकि रीजनरेट किया जाए। इन सब चीज़ों को क्या दिया जाएगा, या होगा वायबल सीड हो सकता है, कोई टिश्यू हो सकता है, कोई सेल हो सकता है, इसको सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, ताकि ये रीजनरेट कर जाए, सो दैट इट रीजनरेट इनटू द होल प्लांट, ठीक है। मतलब आपको जब ये कोई भी प्लांट चाहिए होगा उसकी प्रिजर्वेशन होगी या उसको कंजर्व कर लिया गया है, अब आपको वो जो है वो प्लांट चाहिए है, ठीक है ना, वो प्लांट आपको रिक्वायर्ड है, तो आप वही जो क्रायो प्रिजर्वेटिव जो है होगा ना उसका क्रायो प्रिजर्व्ड सीड होगा या फिर
क्रायो प्रिजर्व टिशू है, क्रायो प्रिजर्व सेल है, उसको आप एक नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी से धोओगे, ठीक है। फिर उसको दोबारा जो है वो धोओगे, वाश करोगे, ताकि जो है उसके ऊपर से क्रायो प्रिजर्वेटिव उसको रिमूव करवाओगे। फिर उसको फ्रेश मीडिया के अंदर जो रीकल्चर करोगे, रीकल्चर करने के बाद फिर उसको रीजनरेट करोगे एक सूटेबल इन्वायरमेंट में, ताकि आप एक पूरा जो है वो प्लांट जो है आप होल प्लांट ऑब्टेन कर लो, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको क्रायो प्रिजर्वेशन की समझ लग गई होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।